शिक्षा सूत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भूगोल से जुड़े हुए प्रश्न देखेंगे, ज्योग्राफी से जुड़े हुए ऐसे प्रश्न जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि पृथ्वी का आकार क्या है? व्हाट इज़ द शेप ऑफ अर्थ? तो पृथ्वी का आकार जो है वो जियोइड होता है, यानी पृथ्वी जो है पूरी तरीके से गोल नहीं होकर पृथ्वी कुछ कुछ सेब के आकार की है, यानी कि ध्रुवों पर जो है पृथ्वी वो दबी हुई है ध्रुवों पर, इसलिए इसको कहते हैं जियोइड, पृथ्वी के आकार को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की कौन सी परत अर्ध ठोस चट्टानों से बनी है? विच लेयर ऑफ द अर्थ इज मेड ऑफ सेमी सॉलिड रॉक? देखिए, अर्ध ठोस चट्टानों से बनी जो परत है वो मेंटल है। मेंटल अर्ध ठोस चट्टानों से बनी हुई है। भूपर्पटी जो है ये ठोस चट्टानों से बनी हुई है। भूपर्पटी में अगर आप देखें तो आग्नेय चट्टानें जो हैं ये ज़्यादा पाई जाती हैं इसमें, आग्नेय चट्टानें। और कोर जो है ये तरल रूप में है, यानी इसमें जो पदार्थ हैं वो प्लास्टिक या पिघले हुए रूप में है, पिघली अवस्था है इनकी। विच गैस इज द मोस्ट अबेंडेंट इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर? पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है? पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक पाए जाने वाली जो गैस है वो नाइट्रोजन है, जो कि 78% पाई जाती है यहाँ पर। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03%, और हाइड्रोजन जो है ये अन्य में आता है, अन्य सारे गैसों के साथ, यानी कि 0.04% में अन्य गैसों के साथ आता है। एक महत्वपूर्ण गैस जो पूछ लिया जाता है कभी कभी, उसको याद रखें, आर्गन की बात होती है। आर्गन जो है ये 0.93% पाया जाता है एटमॉस्फेयर में हमारे। यहाँ पर सबसे अधिक जो पाई जाती है गैस वो नाइट्रोजन है। द टॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? ये प्रश्न है। तो कर्क रेखा की अगर हम बात करें तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से कि आपको पता है कि गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिज़ोरम है। यानी कि अगर हम इसको डिकोड कर लें, अगर ऐसे कर समझे तो आप इसको गर्म पढ़ लीजिए यहाँ पर, यहाँ सीजे और यहाँ पीटीएम यानी पेरेंट टीचर मीटिंग जो होती है उसके हिसाब से इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, गर्म सीजे पीटीएम, या फिर आप जो क्लासिकल या ट्रेडिशनल जो सुनने को मिलता है मित्र पर गमछाझार, आप उसके भी फॉलो कर सकते हैं। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो यहाँ पर हमें राजस्थान देखने को मिल रहा है, क्योंकि बाकी सब तो नहीं है, पर राजस्थान से होकर गुजरती है। चलिए, पृथ्वी पर ऋतुएं किस प्रकार की होती हैं, यानी सॉरी, पृथ्वी पर ऋतुएं किस कारण होती हैं? व्हाट कॉजेज सीजन ऑन अर्थ? तो पृथ्वी पर जो ऋतुएं होती हैं वो पृथ्वी के परिक्रमण और झुकाव के कारण होती हैं, यानी अर्थ रिवोल्यूशन एंड टिल्ट। अर्थ जो है वो अपने ध्रुव पर झुकी हुई अपने अक्ष पर, और उसके जो परिक्रमण होता है, जो रिवोल्यूशन करती है, उसकी वजह से होती है। पृथ्वी के घूर्णन से क्या होता है, जो अर्थ रोटेट करती है उसकी वजह से दिन और रात होते हैं। यानी अपनी धुरी पर जो पृथ्वी घूमती है 24 घंटे में, उसकी वजह से दिन और रात होते हैं। पर पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है उसकी वजह से क्या होता है, ऋतुएं होती हैं। चलिए, चंद्रमा के गुरुत्व से आपको पता है क्या होता है? ज्वार भाटा आता है, ज्वार और भाटा आता है। चलिए, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी जो है कौन सी है? लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे लंबी नदी जो मिलती है आपको वो नील नदी है। नील नदी कितनी लंबी है? अगर ये प्रश्न मान लीजिए बनता है, आपको पता है कि नील नदी लंबी है, पर कितनी लंबी है अगर बात करें तो नील नदी जो है वो 6650 किमी लंबी है। गंगा की अगर बात कर लें
जो भारत की सबसे लंबी नदी है तो ये 2525 किमी लंबी आपको मिलेगी, गंगा। अमेजन नदी की बात करें, जो कि सबसे नदी द्रोणी विस्तार की अगर बात करें, नदी बेसिन विस्तार की, तो सबसे ज़्यादा जो नदी द्रोणी विस्तार मिलता है वो अमेजन नदी का मिलता है, तो ये 6400 किमी लंबी है। नील नदी लंबाई में सबसे अधिक है, पर अगर नदी द्रोणी की बात करें तो सबसे ज़्यादा अमेजन नदी। और यांगत्से नदी जो कि चीन में बहती है, इसकी अगर बात कर ले तो ये 6300 किमी लंबी है। यहाँ पर आंसर सबसे लंबा जो है वो नील होगा, क्योंकि 6650 किमी है। चलिए, कौन सी परत पृथ्वी को हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है? विच लेयर प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज? तो अगर पराबैंगनी किरणों से बचाने की बात करें तो ऐसी परत जिसमें कि क्या पाया जाएगा, O3 यानी कि ओजोन जिसमें पाया जाएगा, ओजोन परत। तो ओजोन परत जिसमें पाया जाता है वो कौन सी परत है? वो समताप मंडल आपको मिलती है। समताप मंडल कितना मिलता है आपको? ये 12 से 50 किमी की ऊंचाई पर मिलती है। 0 से 12 किमी की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या मिलता है आपको? 12 किमी तक, 12 किमी तक आपको मिलता है क्षोभ मंडल। आयन मंडल की बात करें, जो कि आपका ताप मंडल का हिस्सा है, तो ये 80 से 700 किमी ऊपर तक मिलता है, और इसके बाहर आप अगर जाएंगे तो आपको बहिर्मंडल मिल जाता है। मध्य मंडल की बात करें तो मध्य मंडल जो है यहाँ पर क्या है, ये 50 से 80 किमी के बीच में मिलता है, यानी बीच में पड़ता है पाँचों के, तीसरे नंबर पर मिलता है आपको ये ऊंचाई के हिसाब से। और अगर बात करें समताप मंडल की, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो जहाज़ चलते हैं, एरोप्लेन जो चलते हैं, वो यहीं पर चलते हैं, प्लेन, समताप मंडल में। क्षोभ मंडल में क्या होता है? समस्त जो मौसमी घटनाएं हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं, मौसमी घटना। आयन मंडल की बात करें तो रेडियो संचार के लिए जो संचार व्यवस्था होती है, संचार के लिए आयन मंडल काम आता है, क्योंकि यहाँ पर से जो रेडियो तरंगे है वो वापस पृथ्वी पर लौट आती है, जिसकी वजह से संचार सुलभ हो पाता है। मध्य मंडल की अगर बात कर लें तो मध्य मंडल में जो उल्का पिंड आते हैं वो इसी मंडल में जलकर राख हो जाते हैं। उल्का पिंड यानी पृथ्वी से 50 से 80 किमी के बीच में उल्का पिंड जलकर राख हो जाते हैं। अगर नहीं जल पाते हैं तो पृथ्वी पर मिटियोर के रूप में गिर जाते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, द हिमालयाज आर एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ माउंटेन? हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय की अगर बात करें तो हिमालय एक नवीन और फोल्ड पर्वत है, यानी वलित पर्वत है, फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा अगर फोल्ड माउंटेन में अगर हम बात करें तो आप रॉकी को ले सकते हैं, रॉकी पर्वत श्रृंखला, एंडीज, ये जितनी भी नवीन पर्वत श्रृंखलाएं हैं ज़्यादातर जो हैं वो फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल हैं। आल्प्स, ये सारे जो पर्वत हैं ये वलित पर्वत में आते हैं। अवशिष्ट पर्वत की अगर बात कर लें तो अवशिष्ट में ये अरावली भारत की, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा और पारसनाथ जैसी पहाड़ियाँ जो हैं ये अवशिष्ट पर्वत में आती है। ऐसी पर्वत जो कि पुरानी चट्टानों से बनी है, सबसे प्राचीन चट्टानों का हिस्सा हैं। ब्लॉक पर्वत की बात करें अगर तो आपको पाकिस्तान में आपको साल्ट रेंज मिलेगा, साल्ट रेंज पाकिस्तान में। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, ब्लैक फॉरेस्ट। और सियरा नेवादा आपको मिलेगा कहाँ पर? कैलिफोर्निया में। इसके अलावा भी 2-3 है पर ये सारे इंपॉर्टेंट है। सियरा नेवादा कैलिफोर्निया में आपको ये मिलेगा। ज्वालामुखी की बात कर लेंगे तो ज्वालामुखी में जितने भी ज्वालामुखी पर्वत होते हैं, लाइक फूजी हो गया, माउंट फूजी आप ले लीजिए, माउंट एटना ले लीजिए, किलीमंजारो ले लीजिए, किलीमंजारो, ये सारे ज्वालामुखी पर्वत के एग्जाम्पल हैं। अगला प्रश्न है कि विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो लाल ग्रह किसको कहते हैं? मंगल को, क्योंकि ये दिखने में लाल लगता है। शुक्र ग्रह की बात कर लें तो ये पृथ्वी की बहन है, पृथ्वी की बहन। पृथ्वी की बात कर लें तो आपको पता है कि इसको नीला ग्रह कहते हैं, ब्लू प्लैनेट कहते हैं इसको। और बृहस्पति जो है ये पूरी तरीके से गैस का है, तो कभी कभी इसको गैस जाइंट कहते हैं। वैसे गैस जाइंट जो है वो जो बाहरी ग्रह हैं, आउटर जो प्लैनेट हैं उनको कहते हैं, फिर भी कहीं कहीं इसको भी आपको गैस जाइंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
चलिए, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य का है? विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन की अगर बात कर लें हम, तो सबसे ज़्यादा आपको कहाँ का मिलता है? गुजरात का मिलता है। गुजरात में कितना आपको मिलता है? 1214.7 किमी का। ऐसा क्यों है कि गुजरात में बहुत ज़्यादा आपको ना कटे फटे जो तट मिलते हैं, क्रीक बहुत ज़्यादा मिलते हैं, और क्रीक्स की वजह से यहाँ के तट जो है वो लंबा हो जाता है। तमिलनाडु की बात करें तो ये आता है सेकेंड नंबर पे, 906.90 किमी का आपको इसका तट मिलता है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र जो है वो 652 के साथ चौथे नंबर पर आता है। ये फोर्थ नंबर पर आता है। थर्ड नंबर पे कौन आता है? थर्ड नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का कोस्ट लाइन जो है वो थर्ड नंबर पे है। क्यों? क्योंकि इसका 973.70 किमी मिलता है आपको। 973.70 किमी आपको आंध्र प्रदेश की कोस्ट लाइन मिलती है। सबसे लंबी किसकी है? गुजरात की। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो अंडमान और निकोबार की जो कैपिटल है वो पोर्ट ब्लेयर, कार निकोबार, डिगलीपुर, हैवलॉक में पोर्ट ब्लेयर है। चलिए, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विच इज़ द हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड? सबसे ऊंचे पठार की अगर बात कर लें तो 4500 मीटर का है ये ऊंचा। 4500 मीटर ऊंचा आपको मिलता है। कौन सा? तिब्बत का पठार। मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया? बहुत ज़्यादा रिपीटेड सवाल है ये। किस भाषा से डिराइव्ड हुआ है मानसून लैंग्वेज? ये अरबी भाषा से है। अरबी भाषा में कौन सा वर्ड है इसके लिए? अरबी भाषा में आपको मिलता है मौसम। मौसम का अर्थ क्या होता है? हवा का जो वेग या परिवर्तन होता है उसको मौसम कहते हैं। चलिए, विच ओशियन इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो अगर महासागरों के क्रम की बात करें तो आपको मिलता है कौन कौन से? आपको प्रशांत मिलता है सबसे बड़ा, फिर आपको अटलांटिक मिलेगा, अटलांटिक, फिर हिंद महासागर, उसके बाद आपको दक्षिणी या अंटार्कटिका जो कहते हैं जिसको हम लोग, साउथ ओशियन जो है वो मिलेगा, और सबसे आखिर में आर्कटिक, यानी सबसे बड़ा जो है वो पैसिफिक ओशियन है। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज आल्सो नोन एज? महान भारतीय रेगिस्तान किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है थार नाम से, भारत का जो रेगिस्तान है। विच टाइप ऑफ द फॉरेस्ट इज फाउंड इन सुंदरबन? सुंदरबन में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सुंदरबन में जो वन पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट, जो कि दलदली क्षेत्र में होते हैं। अगर दलदली क्षेत्र में पूछे किस प्रकार के वन पाए जाते हैं तो भी मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। सुंदरबन को सुंदरबन क्यों कहते हैं? सुंदरी नामक वृक्ष के कारण। सुंदरी वृक्ष के कारण इसको क्या कहते हैं? सुंदरबन कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में मिलती है? देखिए, पश्चिम की ओर बहने वाले मुख्य नदियों में जो नाम आता है वो तापी का आता है, तापी या ताप्ती, और नर्मदा का आता है। तो यहाँ पर नर्मदा ऑप्शन है। बहती कितने हैं किलोमीटर? नर्मदा की अगर बात कर ले तो ये 1312 किलोमीटर लंबी है, और निकलती कहाँ से है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी की अगर बात करें तो ये नासिक से निकलती है और 1465 किलोमीटर लंबी है। गंगा 2525 है, अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, और कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। और यमुना जो है ये 1376 किमी लंबी है, और बंदर पूछ पहाड़ी के पास से यमुनोत्री से निकलती है। व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ टाइड्स? ज्वार का मुख्य कारण क्या है? ज्वार, देखिए, सबसे ज़्यादा जो मुख्य कारण ज्वार का होता है वो अभी हमने पढ़ा था कि चंद्रमा का गुरुत्व जो है वो ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। द रिंग ऑफ फायर इज एसोसिएट विथ? रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? रिंग ऑफ फायर की अगर बात करें तो ये आपको देखने को कहाँ मिलता है? ये आपको देखने को मिलता है प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशियन में
प्रशांत महासागर में आपको रिंग ऑफ फायर देखने को मिलेगा। रिंग ऑफ फायर है क्या? बेसिकली एक ज्वालामुखी का बेल्ट है, वॉल्केनो का ये बेल्ट है, यहाँ पर वॉल्केनो मिलता है और इसलिए ज्वालामुखी से संबंधित होगा। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम जोन्स? किस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र हैं? ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं मिला हुआ है जो सबसे अधिक समय क्षेत्र का देश है। अगर इनमें से बात करते हैं तो इनमें से भी ऑप्शन में नहीं हो पाएगा, क्योंकि रूस का भी 11 है और अमेरिका का भी 11 पर है। तो अगर इनमें से भी बात करें तो भी पॉसिबल नहीं है आंसर को बताना। तब यहाँ पर हमें ऐड करना पड़ेगा कि एक से अधिक अगर रहे, जैसे बीपीएससी पेपर देता है उस हिसाब से एक से अधिक की बात करें तो हाँ ठीक है, सबसे अधिक इनमें हो जाएगा रूस और अमेरिका में। और सबसे अधिक की अगर बात करते हैं तो सबसे अधिक आपको मिलता है कहाँ पर? फ्रांस में। फ्रांस में कुल 12 समय क्षेत्र हैं। अगर आपको अंटार्कटिका वाला अगर मिला देते हैं तो कुल 13 समय क्षेत्र मिलते हैं। अंटार्कटिका कब्जे के उससे जो उसका हिस्सा जो अगर उसको अगर आप मानते हैं तो कुल 13 समय क्षेत्र आपको मिलते हैं। कहीं आपको 12 मिलेगा, कहीं 13 मिलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो फ्रांस में है, उसके बाद रूस, अमेरिका में। कनाडा में अगर बात करें तो 6 मिलेगा आपको समय क्षेत्र, और चीन में, वैसे तो भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो चीन में 5 समय क्षेत्र होने चाहिए, पर जो मान्य है चीन में वो 1 समय क्षेत्र है। आइए, व्हाट इज़ द इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स? पृथ्वी को 2 समान भागों में विभाजित करने वाली कल्पित रेखा क्या कहलाती है? तो पृथ्वी को बीचों बीच जो विभाजित करती है वो रेखा कौन सी होगी? इक्वेटर होगी। विषुवत रेखा जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा क्या है? ये आपको 0 डिग्री देशांतर पे मिलता है। 0 डिग्री देशांतर पे ये टाइम के लिए है, यहाँ से समय का निर्धारण होता है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री आपको उत्तर में और 23.5 डिग्री आपको नॉर्थ में मिलता ही है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है, मकर रेखा जो है आपको 23.5 डिग्री साउथ में, इक्वेटर के। भूकंप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर अर्थक्वेक्स? भूकंप मापने के लिए अगर यंत्र की बात करते हैं तो भूकंप मापी जिसको कहते हैं सेस्मोग्राफ, ये उपयोग होता है। स्केल की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो स्केल प्रयोग होता है राशिफरेल मर्केली है, पर रिक्टर स्केल जो है वो प्रयोग होता है। वैसे अगर बात कर लें तो आपको राशिफरेल स्केल मिलता है सिस्मोग्राफ में, और एक मर्केली स्केल, ये 3 स्केल मिलते हैं। तो अगर कभी स्केल का नाम दिया रहे, याद रखें, अगर कभी स्केल का किसी नाम दिया हुआ है भूकंप मापने के लिए यंत्र में तो आप उसको टिक नहीं करेंगे, क्योंकि भूकंप मापने का जो यंत्र होता है सिस्मोग्राफ होता है, उसके स्केल्स होते हैं ये सारे। चलिए, विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन? किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो उगते सूरज की भूमि की अगर बात कर लें तो किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है आपको जापान को, जिसे कहते हैं क्या? निप्पॉन। ओके, निप्पन भी कहते हैं इसको, इसीलिए इसका अर्थ होता है उगते सूरज की भूमि। थाईलैंड को अगर आप देखें तो थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है, लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स, सफ़ेद हाथियों का देश। चलिए, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड बाई वाटर? पृथ्वी की सतह पर कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? तो कुल 71% भाग है जो आपको जल से ढका हुआ मिलेगा। चलिए, किस भारतीय नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? विच इंडियन रिवर इज नोन एज सारवा बंगाल? तो दामोदर नदी जो है इसे सारवा बंगाल कहते हैं, क्योंकि इसकी वजह से बाढ़ बहुत आता है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बाय लैंड एरिया? अगर भूमि क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो कौन सा होगा? तो अगर महाद्वीपों के क्षेत्रफल के हिसाब से देखो तो सबसे पहले कौन सा आता है? सबसे पहले आपको एशिया मिलेगा, फिर आपको अफ्रीका मिलता है, सेकेंड नंबर पे अफ्रीका। फिर कौन सा मिलता है आपको? फिर आपको मिलता है नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका,
उसके बाद की बात करें अगर तो यूरोप, और सबसे आखिर में जो आता है वो है ऑस्ट्रेलिया। सबसे आखिर में ऑस्ट्रेलिया आएगा। चलिए, ये सबसे छोटा है भूमि क्षेत्रफल के हिसाब से। तो एक क्रम याद रखें, एशिया, अफ्रीका, फिर उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। विच ओशियन हैज़ द डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ? किस महासागर में पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु आपको मिलेगा? सबसे गहरा बिंदु, सबसे गहरा गर्त मिलता है, उसका नाम क्या है? मेरियाना ट्रेंच कहते हैं उसको, या मेरियाना गर्त कहते हैं। ये कितना आपको मिलता है? ये मिलता है 11,000 मीटर का, यानी लगभग 11 किलोमीटर आपको गहरा मिलेगा ये प्रशांत महासागर में। और ये कहाँ मिलता है? प्रशांत महासागर में। चलिए, अगला प्रश्न है कि कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र घास के मैदान और प्रेयरी जलवायु के लिए जाना जाता है? विच नेचुरल रीजन इज नोन फॉर ग्रासलैंड एंड प्रेयरी टाइप क्लाइमेट्स? तो समशीतोष्ण घास भूमियाँ जो होती है, टेम्परेट ग्रासलैंड जो होती हैं, वो जानी जाती हैं प्राकृतिक घास के मैदान के लिए। समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? व्हाट इज द टर्म ऑफ लाइन ज्वाइनिंग प्लेस ऑफ इक्वल टेम्परेचर? तो समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली जो रेखाएं हैं उसको क्या कहते हैं? आइसोथर्म कहते हैं। आइसोहाइट्स की अगर बात कर ले तो एक किस लिए प्रयोग होती है? इसको कहते हैं समवृष्टि रेखा। ऐसी जगह जहाँ पर समान वर्षा होती हो, ऐसी दो रेखाओं को मिलाने वाली रेखा जो होती है, दो जगहों को, उसको कहते हैं आइसोहाइट्स। आइसोबार्स की अगर बात कर लें तो ये समान वायुमंडलीय दाब के लिए प्रयोग होता है, इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। समान वायुमंडलीय दाब, आइसोबार। और कॉन्टूर्स की अगर बात कर ले तो ये समान ऊंचाई के लिए प्रयोग होता है। समान ऊंचाई वाले स्थानों को कॉन्टूर्स कहते हैं। चलिए, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? व्हाट इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड? दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की अगर बात करें तो एंडीज मिलता है आपको, जो कि लगभग 7,000 किलोमीटर लंबा है। हिमालय की बात करें जो कि अपने भारत में है तो 2400 किलोमीटर की लंबाई मिलती है हिमालय की आपको। रॉकी श्रृंखला की बात करें तो 4800 किलोमीटर। और अगर आल्प्स की बात कर लें तो ये आपको मिलता है 1200 किमी के रेंज में। इसलिए एंडीज जो है वो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। कौन सी भारतीय नदी अमरकंटक पठार से निकलती है? विच इंडियन रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक प्लेटू? तो अभी हमने पढ़ा है इसमें से नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है। गोदावरी के बारे में हमने पढ़ा है, नासिक से निकलती है। नासिक में कहाँ से अगर बात कर लें तो ये निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। ब्रह्मगिरी पहाड़ी, नासिक, महाराष्ट्र से। यमुना जो है वो बताया थे बंदर पूंछ चोटी के पास से, यमुनोत्री से निकलती है। यमुनोत्री से। नर्मदा अमरकंटक पठार से निकलती है मध्य प्रदेश से। और महानदी की बात करें तो ये दंडकारण्य क्षेत्र से निकलती है सिहावा पर्वत श्रेणी से। सिहावा पर्वत श्रेणी से ये रायपुर के पास जो है छत्तीसगढ़ में, वहाँ से निकलती है। जल चक्र का मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द वाटर साइकिल? तो वाटर साइकिल के अगर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो देखिए, अगर सूर्य नहीं रहेगा, सन अगर नहीं होगा, तो जो वाष्पीकरण क्रिया होती है वो नहीं होगा तो बादल नहीं बनेंगे, बादल नहीं होगा तो वर्षा नहीं होगा, और फिर से वही जो साइकिल है वो चलेगा नहीं। इस वजह से जो सन है ये जल चक्र का मुख्य ऊर्जा स्रोत है। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? विच इंडियन लेक इज़ द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक? तो लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक की अगर बात कर लें तो चिल्का झील जो है वो सबसे बड़ी लेक है। अगर अंतर्देशीय की बात करें तो आपको सांभर झील मिलता है राजस्थान में। और अगर सबसे बड़ी भारत की बात करें तो चिल्का झील मिलता है। वुलर झील जो है ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है।
मीठे पानी की झील। पुलिकट जो है ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर आपको पुलिकट झील मिलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पहाड़ी ढलानों पर किस प्रकार की खेती की जाती है? व्हाट काइंड ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड ऑन हिल स्लोप्स? तो देखिए सघन कृषि का मतलब होता है जो कि एकदम इंटेंसिव फार्मिंग होती है, सघन कृषि की जाती है, घनी कृषि की जाती है, उसको कहते हैं। झूम कृषि जो होती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसको कर्तन दहन भी कहते हैं। कर्तन दहन, जहाँ पर कि जंगलों को काटते और आगे बढ़ते खेती करते चलते हैं। बागवानी कृषि जो होती है, यहाँ पर बहुत तरीके से पेड़ों को लगाया जाता है एकदम हिसाब से, यानी कि ये हार्टिकल्चर की तरह आ जाता है। और सीढ़ीदार जो खेती होती है, टेरेस फार्मिंग, ये पहाड़ी ढलानों पर की जाती है ताकि खेती अच्छे से हो सके और पानी जो है वो भी उसको मिल सके। चलिए अगला प्रश्न है कि बिना सिंचाई के की जाने वाली खेती को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द टर्म ऑफ फार्मिंग मेथड विदाउट इरिगेशन? तो बिना सिंचाई के की जाने वाली खेती को कहा जाता है शुष्क खेती। ड्राई फार्मिंग जो होती है वो बिना सिंचाई के होती है। मिश्रित कृषि की अगर बात करें तो मिश्रित कृषि क्या है? मिक्स्ड फार्मिंग। यहाँ पर फसलों की बात नहीं हो रही, मिश्रित फसलों की बात नहीं हो रही, मिश्रित कृषि की बात हो रही। तो यहाँ पर जहाँ पर कि एक ही जगह पर फसल और पशुपालन दोनों हो, फसल प्लस पशुपालन, उसको कहते हैं मिश्रित कृषि। वेट फार्मिंग, जहाँ पर सिंचाई बहुत ज़्यादा हो, सिंचाई जहाँ पर ओवर होती है उसको वेट फार्मिंग कहते हैं। और फसल चक्र आपको पता है, फसलों के क्रम को जो एक सर्कल चलता है उसको कहते हैं फसल चक्र। चलिए बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैसेस? तो बायोगैसेस की अगर बात कर लें तो बायोगैस में आपको जो मिलता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो मीथेन मिलता है। कितना मिल जाता है मीथेन आपको? 50 से 75% आपको मीथेन मिलता है बायोगैस में। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 25 से 50% तक बायोगैस मिलता है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है बायोगैस में। और नाइट्रोजन की अगर बात कर लें तो ये बायोगैस में नहीं मिलती है जल्दी, बहुत थोड़ा मात्रा में कभी कभार अगर कहीं कहीं हो जाता है तो मिल जाता है। हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के अलावा आपको हाइड्रोजन सल्फाइड मिलता है। यहाँ पर सल्फाइड भी आपको हाइड्रोजन में मिलेगा, सल्फाइड। और बात करें तो आपको यहाँ पर अमोनिया देखने को मिलता है, अमोनिया। और जैसा कि हमने कहा कभी कभी आपको नाइट्रोजन भी देखने को मिलता है, बहुत कम मात्रा में। सबसे ज़्यादा जो मिलेगा आपको मीथेन मिलेगा। विच रिवर इज कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात? कौन सी नदी को मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं? तो मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा किसको कहेंगे? जो दोनों से बहकर चलेगी। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक पहाड़ी से निकलने वाली, ये मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा कही जाती है। व्हाट इज द लोकल विंड दैट ब्लोज इन सहारा डेजर्ट कॉल्ड? सहारा मरुस्थल में चलने वाली स्थानीय हवा को क्या कहते हैं? सहारा मरुस्थल में जो हवा चलती है उसको क्या कहते हैं? सिरोको कहते हैं। मिस्ट्रल की अगर बात करें तो मिस्ट्रल जो है ये कहाँ चलती है? रोन घाटी में। रोन घाटी कहाँ है? फ्रांस में। फ्रांस का जो दक्षिणी हिस्सा है, साउथ वाला, वहाँ पर मिस्ट्रल आपको देखने को मिलती है, मिस्ट्रल हवा। लू की अगर बात करें तो भारत और पाकिस्तान में, खासकर उत्तरी भारत और पाकिस्तान का जो इलाका है, पूर्वी पाकिस्तान का, वहाँ पर आपको देखने को मिलता है लू, जो कि सिंधु और गंगा के मैदान से होकर बहती है। चिनूक की अगर बात कर ले, चिनूक कहाँ ये हवा कहाँ चलती है? तो बात करें अगर तो रॉकी पर्वत जो श्रृंखला है वहाँ पर चलती है। कहाँ पर? कनाडा में। विच स्टेट इन द इंडिया इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विंड एनर्जी? भारत में पवन ऊर्जा का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? अगर लेटेस्ट डेटा की बात कर लें अगर, तो सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलती है पवन ऊर्जा का उत्पादक? गुजरात है, आपको मिलेगा। सेकंड नंबर पे आपको तमिलनाडु मिलता है। फोर्थ नंबर पे मिलेगा आपको महाराष्ट्र। फिफ्थ नंबर पे राजस्थान। भारत में पवन ऊर्जा में जो गुजरात है वो नंबर 1 है, तमिलनाडु सेकेंड है। थर्ड नंबर की अगर बात करें, थर्ड नंबर पे
कर्नाटक है उत्पादन में, कर्नाटक आपको 3rd नंबर पे मिलेगा, महाराष्ट्र 4th पे, राजस्थान 5th पे। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप? लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी की बात करें, लक्षद्वीप जो है वो कवरत्ती यहाँ की राजधानी है। ये थे 40 प्रश्न जो कि ज्योग्राफी से संबंधित थे। आगे भी और प्रश्नों की श्रृंखला आपको मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें।